चलिए आज आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये 12th क्लास के चैप्टर में एक यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि विवाह कितने प्रकार का होता है। समझ रहे बात को कि विवाह कितने प्रकार का होता है। और ऐसे भी आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग सुने होंगे विवाह कितने प्रकार का होता है, सो है ना जी। माँ बाप के भी सहमति से विवाह होता है, भाई के भी विवाह होता है, क्या तो कई किस्म के विवाह होता है। लेकिन यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार, धार्मिक कर्म कांडों के अनुसार हमारे ग्रंथों में, इतिहास में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है प्रजापत्य विवाह, तीसरा है दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह भी होता है। आइए करके जानते हैं कि कौन से विवाह में क्या खासियत है इसकी और इसकी विवाह की प्रक्रिया क्या होती है। समझ रहे बात को। और ऐसे भी शादी विवाह का मौसम है तो जान लीजिए, अगर कहीं पर भी इस प्रकार के कभी कुछ सुनिएगा कि किस प्रकार से बियाह होगा तो इन्हीं 8 बियाह में से आप उसकी तुलना कर लीजिएगा। समझ रहे बात को। ठीक है, 8 किस्म के विवाह के बारे में आज मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो पूरा एकदम ऐसे करते हुए आ रही है। ठीक है, हाँ तो क्या हुआ तो उससे। चलिए विवाह के प्रकार में मैं पहला प्रकार में बता रहा हूँ। पहला प्रकार में बताऊं कि ब्रह्म विवाह। आखिर ब्रह्म विवाह क्या होता है, समझ गया ना। ब्रह्म विवाह क्या होता है, जितना भी किस्म की शादी ब्याह है, जितने भी किस्म के विवाह होते हैं, समझ रहे हैं, उनमें से अगर कहा जाए कि सबसे सर्वोत्तम किस्म का, सबसे अच्छे किस्म का विवाह कौन सा है, तो वह कहलाता है ब्रह्म विवाह। आखिर ब्रह्म विवाह को ही सबसे सर्वोत्तम किस्म का विवाह क्यों मानते हैं भैया, है ना जी। ये तो सवाल है कि सबसे अच्छे किस्म का विवाह, सब लोग जिस पर वर वधु पर अक्षत चंदन छींटते हैं, क्या ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलाई तनु हरि, सब लोग उसको एकदम बढ़िया, एकदम अंदर दिल से उसको क्या करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि फलो फूलो भाई। कौन से विवाह में? ये ब्रह्म विवाह में। आखिर ब्रह्म विवाह में होता क्या है इसमें जान लीजिए। देखिए हल्ला नहीं कीजिएगा, यह सबसे सर्वोत्तम किस्म का, सबसे अच्छे किस्म के विवाह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से देखिए कि क्या होता है, इसमें वस्त्र और आभूषण से, वस्त्र और आभूषण, वस्त्र मतलब कपड़ा, शादी के जोड़े में रहता है कि नहीं रहता है, क्या? और कन्या विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए रहती है कि नहीं रहती है। तो शादी के जोड़े में रहती है, लाल चुनरी में रहती है ना। और वह विभिन्न प्रकार के आभूषण जब पहने हुए रहती है, एक एक हो गया। दूसरा, ब्रह्म विवाह में क्या होता है, एक ही वर्ण का होना चाहिए। गोत्र वगैरह मिलाते हैं ना, देखते हैं ना, गोत्र वगैरह मिलाया जाता है ना, एक ही वर्ण का होना चाहिए। और इसमें तीसरा क्या होता है, मंत्रों का जाप होता है। मंत्रों का जाप मतलब वैदिक कर्म कांडों का, शादी विवाह का जो मंत्र जो होता है, पंडित जी जो पढ़ते हैं, वो पूरी विधि विधान पूर्वक पढ़ा जाता है। अर्थात यह विवाह जो है सबसे नियमता और सबसे बेहतरीन तरीके से की जाती है, नियम पूर्वक की जाती है। इसीलिए इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं और सबसे सर्वोत्तम किस्म का यह विवाह माना जाता है। सबसे सर्वोत्तम किस्म का विवाह इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें खासियत होती है कि कन्या जो होती है वह शादी के वस्त्र में रहता है। अर्थात कहने का मतलब शादी के एक अलग तरह का क्या होता है, एक वस्त्र होता है, जोड़े में, शादी के जोड़े में रहता है ना। और उसके बाद उसके शरीर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए हुए रहती है। और लड़का और लड़की दोनों एक ही वर्ण का होता है। और इसमें क्या होता है कि शादी विवाह के लिए पंडित जी के द्वारा मंत्र उच्चारण किया जाता है, पूरे वेद विधान के साथ इस विवाह को किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं क्या, ब्रह्म विवाह कहते हैं। अब आप लोग अपना 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 निर्धारित कर लीजिए कि किसका क्या होगा। सो ठीक है, ये पहला प्रकार हमने बताया। ओके, सबसे सर्वोत्तम किस्म का ब्रह्म विवाह। समझ गए बात को। हाँ, सब किस्म का बता दे रहे हैं, अपना अपना फिर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा बताते हैं कि दूसरा विवाह कौन सा विवाह होता है।
दूसरा विवाह कौन सा विवाह होता है? प्रजापत्य विवाह। दूसरा विवाह कौन सा? प्रजापत्य विवाह होता है, जिसमें क्या होता है, प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, वधू की अर्थात कन्या की जो उम्र जो होती है ना, वह छोटी होती है। वधू की उम्र अर्थात कन्या की उम्र क्या होती है? छोटी उम्र की होती है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें छोटी उम्र होने के कारण बेटी का बाप अपनी बेटी को अपने समधी को सौंपता है, अर्थात बेटा के बाप को सौंपता है, इस उद्देश्य से कि मेरी बेटी की उम्र कम है, आप इसे अपने घर में ससुराल में ये बेटी बन करके रहेगी, इसलिए बेटा के पिता को सौंपा जाता है कि आप इसे बेटी की तरह रखोगे। समझ रहे बात को जी? अच्छा है ना? क्या कि वधू की उम्र छोटी होती है, ज्यादा कुछ ज्ञान होता नहीं है, तो इसमें क्या होता है, पिता को सौंपा जाता है। किसके पिता को? वर के पिता को अर्थात लड़के के पिता को लड़की को सौंपा जाता है कि आप इसे बेटी के रूप में ग्रहण कीजिए, लीजिए, मैं आपको सौंप रहा हूं, आप इसे अपने घर में बेटी की तरह रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लड़की की उम्र क्या होती है, छोटी होती है, कम उम्र की होती है, ताकि बेटी को वह अपने घर में बेटी बना करके रख सके। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से हमने अभी आपको बताया प्रजापत्य विवाह। समझ गया? प्रजापत्य विवाह का क्या है, लड़की की उम्र छोटी होती है, लड़की की उम्र छोटी होने के कारण शादी विवाह करके क्या जाता है, कन्या को अपने समधी के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि उसकी उम्र छोटी होती है, और उम्र छोटी होने के उद्देश्य यह होता है कि आप इसे अपने घर में बेटी के रूप में रखोगे, इसीलिए उसको सौंपा जाता है। किसको? बेटा के पिता को सौंपा जाता है। ये दो विवाह समझ गए? समझ गए ना बात को जी? अब लास्ट में पूछेंगे आप लोग किस प्रकार का विवाह करना चाहोगे, लास्ट में पूछ लेंगे हम, ठीक है, लेकिन पहले आप सारा समझ ले, दो तो क्लियर हो गया। अब समझिए दैव विवाह क्या होता है। दैव विवाह, दैव विवाह, ठीक है, दैव विवाह क्या होता है, इस विवाह में क्या होता है कि विवाह जो होता है किसी सिद्धि पुरुष के साथ या ज्ञानी पुरुष के साथ कन्या का विवाह होता है। दैव विवाह में क्या होता है, कन्या का विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ किया जाता है जो ज्ञानी हो, जो विद्वान हो, जो क्या है, जो सिद्धि पुरुष है, उसके साथ दैव विवाह किया जाता है। और इसके अंतर्गत इसकी खासियत है, इधर सुनो, और इसकी खासियत ये होती है, इसमें कन्या जो होता है क्या होता है, निर्धन होती है, और निर्धन होती है, और कन्या की उम्र अधिक होती है। क्या क्या? दैव विवाह के तीन खासियत कौन कौन? वैसे व्यक्ति के साथ, वैसे लड़के के साथ, वैसे वर के साथ कन्या का विवाह होता है जो सिद्धि पुरुष हो, जो ज्ञानी पुरुष हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें वधु क्या होता है, निर्धन होती है, मतलब गरीब होती है लड़की, और क्या होता है, इसकी उम्र क्या होती है, कन्या की अधिक होती है। ये बात भी सही है, हमने कई जगहों पर देखा है, बहुत जगहों पर देखा है, जिस लड़की की उम्र ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, जिस लड़की की उम्र ज्यादा हो जाती है, उसकी शादी विवाह निश्चित रूप से उसे कोई न कोई ज्ञानी व्यक्ति ही ले जाता है, कोई न कोई सिद्धि पुरुष ही ले जाता है। हमारी आंखों के सामने कई सारी ऐसे घटनाएं घटा, हमारे गांव में भी हुआ, हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें दैव विवाह में क्या क्या होता है, सिद्धि पुरुष या ज्ञानी व्यक्ति, कन्या क्या होती है, निर्धन होती है, और कन्या की उम्र अधिक होती है, जिसके वजह से उसको कोई न कोई मैच्योर्ड व्यक्ति ही मिलता है। जब उसको यदि उसकी उम्र अधिक है तो लड़कों की तो उमरिया तो ज्यादा ही होगा ना, तो लड़कों की उमरिया भी ज्यादा होगा, तो वो तो ज्ञानी और सिद्धि व्यक्ति तो रहबे करेगा। समझ रहे हो ना बात को जी? इसलिए इसको कहते हैं क्या, दैव विवाह कहते हैं। समझ गया जी? तीन प्रकार का विवाह को अभी तक हमने समझाया। अब चौथा विवाह के बारे में समझिए कि गंधर्व विवाह क्या होता है। गंधर्व विवाह बहुत बात करती है जी, सुनो नहीं इधर। गंधर्व विवाह क्या होता है? अभी इसमें सबसे मजेदार बात क्या है कि गंधर्व विवाह को आज के डेट में लव मैरिज कहते हैं, इल्लू इल्लू वाला विवाह कहते हैं, जिसको प्रेम विवाह जिसको कहते हैं। गंधर्व विवाह को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं, इलू इलू जिसमें लोग करता है। इसमें क्या होता है,
वर और कन्या मतलब लड़का और लड़की दोनों कहीं पर आकर्षित हो जाते हैं। क्या? इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं पार्क में, कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, कहीं ना कहीं मतलब क्या हो जाता है, नजरें लड़ जाती है। अब नजरें लड़ जाती है तो दोनों एक दूसरे के अंदर गड़ जाते हैं। होता नहीं यही? तो यही होता है क्या इसमें, वर और कन्या दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाता है। मतलब वर और कन्या दोनों से क्या हो जाता है, वर और कन्या दोनों एक दूसरे से आकर्षित होकर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हाँ तो हाँ, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब एक दूसरे के पसंद से जब शादी कर लेते हैं कहीं से भाग उग करके, तब इसको कहते हैं कौन सा विवाह, गंधर्व विवाह कहते हैं। आजकल ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि नहीं है कि नहीं ये प्रचलित? और ये प्रचलित जो है ना, ये पहले शहरों में इसको सुना करते थे। गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज पहले शहरों में ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल गांवों में भी ढेर ज्यादा होने लगा है। क्या? गांव में भी बहुत ज्यादा होने लगा है। तो इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। क्या क्या? जब लड़का और लड़की दोनों का पसंद हो, दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो। अब आकर्षित होने का बहुत सारा कारण हो सकता है कि लड़की लड़का की तरफ कैसे आकर्षित हो गया, लड़का लड़की की तरफ कैसे आकर्षित, ये सब अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन आकर्षित हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं, वादे करने लगते हैं। अगर बात भले ही बाद में पकड़ाएगा तो कर वो तो अलग मैटर बनेगा, वो अलग चीज है। लेकिन पहले तो लोग तो यही करते हैं ना, पहले तो लोग यही करते हैं। लेकिन उसके पहले भी अगर कुछ हो जाता है तो एक तो शायरी लोग कहना शुरू, अरे तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर तू ही सही। क्या? हंस हंस के दोनों लोग एक दूसरे से फंस जाते हैं। जब हंस जाती है तो फिर देखो घर बस जाता है, और घर बस जाता है तो फिर लड़का से पूछो कि कब हंसता है वो, कभी तो हंसता ही नहीं है। वो अलग चीज है। तो ये गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह का मतलब, गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह, लव मैरिज, इलू इलू वाला भाग के, ठीक है। इसके बारे में आप समझ गए। अब आप लोगों को निर्णय करना है कि आपको कौन सा विवाह करना है, ठीक है ना जी, कौन सा विवाह करना है। अब आगे जानिए आर्ष विवाह क्या कहलाता है। आर्ष विवाह सुने जी, आर्ष विवाह क्या कहलाता है, बहुत बात करते हो जी। आर्ष विवाह क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है कि वर पक्ष मतलब दूल्हा पक्ष और कन्या पक्ष मतलब दुल्हन, वर पक्ष क्या करता है मतलब दूल्हा पक्ष क्या करता है, कन्या पक्ष को मतलब लड़की के पक्ष के तरफ को गाय और बैल उसको दहेज में लोग देते हैं। किसको? वर पक्ष के लोग, वर पक्ष के लोग, दूल्हा पक्ष के लोग, सुनना तो मेरी बात बोले, वर पक्ष के लोग मतलब दूल्हा पक्ष के लोग कन्या पक्ष को गाय और बैल उसको उल्टा दहेज के रूप में देते हैं। ये होता था पहले गुप्त काल के जमाने में, उस जमाने में चाहे अन्य पौराणिक जमाने में इस प्रकार के विवाह होता था। समझ रहे हैं बात को, इस प्रकार की शादी ब्याह होती थी। लेकिन भले ही आज यह विवाह एकदम बिल्कुल पूरी तरह से प्रचलित नहीं है, लेकिन यह भी एक विवाह का प्रकार है कि क्या आर्ष विवाह के अंतर्गत कि वर पक्ष मतलब दूल्हा पक्ष के लोग क्या करता था, कन्या पक्ष को गाय और बैल उसको भेंट देता था, तब उसकी विवाह होता था। समझ रहे बात को। हालांकि ये अभी एकदम पूरी तरह से समाप्त ये नहीं चलता है अभी, लेकिन विवाह का ये भी एक 8 प्रकार में से ये भी एक ठो है। इस बात को आप समझ गए। अब देखिए असुर विवाह क्या कहलाता है। असुर विवाह यह भी कम नहीं चलता है गांव देहात में और शहरों में। आजकल के डेट में असुर विवाह भी बहुत ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा। असुर विवाह में क्या होता है से देखिए, कन्या का सौदा किया जाता है, कन्या का सौदा किया जाता है। इसमें क्या, माता पिता यथाशक्ति वर को धन देते हैं। माता पिता मतलब असुर विवाह में प्रचलित है ना हमारे पूरे अभी भी समाज में है कि असुर विवाह में कन्या का सौदा होता है। क्या सौदा होता है कि कन्या के माता पिता जितनी शक्ति होती है उसकी वर पक्ष को दहेज देता है कि नहीं देता है, वर देता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि असुर विवाह में
दहेज की बात कही गई है। तो हमारे समाज में असुर विवाह सबसे अधिक होती है कि नहीं? असुर विवाह कहने का मतलब जब लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष से डिमांड कर दे, क्या डिमांड कर दे कि इतना नगद चाहिए, ये फलाना गाड़ी चाहिए, फलाना घड़ी चाहिए, समझ रहे ना बात को? तो वो कहलाता है असुर विवाह कहलाता है। मतलब जो लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष से दहेज लेते हैं, नगद की जब मांग करता है, तब यथाशक्ति कन्या पक्ष के लोग उसको दहेज देने की कोशिश करता है। तब इस प्रकार के विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। जो समाज में असुर विवाह आज काफी ज्यादा प्रचलित है, समझ रहे बात को? और इसको बड़ा एकदम गर्व से लोग कहते हैं, नहीं हम तो बियाह तो हम अपने ये क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज किए हैं। अरेंज मैरिज जब कोई लड़का लड़की लोग कहते हैं तो गर्व से उसका सीना फूल जाता है। कौन शादी किया? हम अरेंज मैरिज किए हैं। क्या इतना हम मतलब क्या एकदम गिरे हुए हैं क्या कि हम भाग उग करके शादी कर लेंगे? माता पिता के मर्जी से शादी किए हैं, अरेंज मैरिज किए हैं। और उधर जो दिया है दहेजबा, उस वक्त नहीं कहता है कि नहीं इतना दहेज ले लिया है, ये नहीं कहता है ना जी? ओकरा से बढ़िया लव मैरिज है, भाग भूख के बियाह कर लिया, उसके बाद जो होगा सो देखल जाएगा, 10 दिन बवाल होगा, उसके बाद फिर तो शांत हो जाएगा लोग। खैर छोड़िए। असुर विवाह के अंदर कन्या का सौदा होता है। हाँ समझ लीजिए, असुर विवाह के अंदर कन्या का, बहुत बात करते हो जी, असुर विवाह के अंदर कन्या का सौदा होता है। और जब सौदा होता है तो कहने का मतलब कि वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष पर दबाव बनाता है कि हमारा बेटा फलाना काम करता, अच्छे ओहदे पर है, इतना तो नगद लगेगा, एक 4 व्हीलर लगेगा, और उसके बाद आपकी जो मर्जी होगी सब आप दे दीजिएगा। ये क्या हुआ? सौदा हुआ कि नहीं हुआ सौदा? क्या जी? सौदा हो गया ना? तो इसको कहते हैं असुर विवाह। और असुर विवाह समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित है। समझ रहे बात को? दहेज प्रथा का मामला जिसमें आता है असुर विवाह कहलाता है। ये बात को समझ में आ गए? अब देखिए 7वां नंबर क्या है कि पिशाच विवाह क्या होता है? पिशाच विवाह के अंदर क्या होता है कि कन्या की मर्जी नहीं होती है। पिशाच विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि कन्या की शादी करने की मर्जी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी शादी कर दी जाती है। कई सारे ऐसे घटनाएं घटती है ना। अर्थात पिशाच विवाह में क्या होता है कि कन्या की शादी करने की उम्र नहीं है, या शादी वो अभी नहीं करना चाह रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि उसका शादी कर दी जाती है जिसमें उसकी मर्जी होती नहीं है। जैसे कि अपहरण कर लिया और बलपूर्वक उसके साथ विवाह कर दिया। ये कौन सा विवाह कहलाता है? ये विवाह कहलाता है पिशाच विवाह। इस प्रकार के विवाह होता है कि नहीं होता है? अरे हमने कई सारा ऐसी बात नहीं कि लड़कियों के ही अपहरण होता है, किसी लड़के लोगों का भी अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है। अब इसमें पता नहीं चलता है कि इसको किस विवाह के अंतर्गत रखा जाए। इसमें तो ये कह दे रहा है कि जब लड़की का अपहरण करके बलपूर्वक उसको जब शादी विवाह कर दिया जाता है तो इसको पिशाच विवाह कहते हैं। लेकिन लड़का को अपहरण करके अगर विवाह कर दिया तो इसको कौन सा विवाह कहेंगे भैया? लड़की का अपहरण करके विवाह हो जाए तो इसको पिशाच विवाह कहते हैं, बलपूर्वक, जिसमें लड़की की इच्छा नहीं थी। लेकिन देश में समाज में कई सारी ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जहां लड़का का अपहरण कर लिया जाता है और लड़का का अपहरण करके उसका जबरदस्ती विवाह कर दी जाता है। तो इसको किस विवाह के कैटेगरी में रखा जाए पता नहीं। समझ रहे बात को? खैर हमको यहां पर बताना पिशाच विवाह में क्या होता है? कन्या की मर्जी के बिना उसकी शादी कर दी जाती है, अपहरण के बलपूर्वक या धोखा दे करके, कोई लालच में इस प्रकार से विवाह किया जाता है। तो कौन सा विवाह कहलाता है? पिशाच विवाह कहलाता है। अब अंत में देख लीजिए कि राक्षस विवाह क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। कौन विवाह? राक्षस विवाह क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहने का मतलब कि परिवार की सहमति के बिना, ये भी ठीक उसी प्रकार का आ गया, परिवार की सहमति के बिना, न ही लड़की के माता पिता सहमत है, न ही लड़का के माता पिता सहमत है, दोनों के गार्जियन सहमत नहीं है। लड़का लड़की दोनों मिलने के लिए तैयार है, लेकिन समधि समधन मिलने को तैयार है ये नहीं। क्या? लेकिन एक कहावत है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी भैया? क्या जी? तो यहां पर बात आ गई कि जब परिवार की सहमति नहीं होती है तो क्या है? जब परिवार की सहमति जब नहीं होती है तो उन दोनों के पास बहुत बात करते हो, लेकिन
जब परिवार की सहमति जब नहीं होती है तो एक रास्ता बचता है। कौन सा रास्ता बचता है उन लोगों के पास? अरे भागना पड़ेगा ना जी, भागेगा ना। जब परिवार की दोनों लोग, माता पिता भी जान रहे हैं, लड़की के बाप भी जान रहा है कि मेरी बेटी उसके साथ चल रहा है, बेटा का माँ बाप भी जान रहा है कि नहीं इसका चल रहा है कहीं ना कहीं चक्कर, दोनों लोग अपने अपने प्रपोजल को घर में रख दिया, लेकिन दोनों सहमत नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में उन दोनों के पास एक ही रास्ता बचता है, जो है क्या? भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। और जब भाग करके जब ब्याह कर लेता है माता पिता के बिना सहमति के, तब इसको कहते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से आज आपने समझा कि विवाह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अब आप लोग 8 प्रकार का विवाह होता है, माफ कीजिएगा। और इस प्रकार से अब अपने अपने लोगों पर निर्भर करता है कि इन 8 में से किस प्रकार का विवाह लोग करेंगे, ये आप लोगों को पर छोड़ता हूं। ठीक है, समझ गए ना? 8 प्रकार के विवाह।